हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया था। हमने गॉस लॉ पढ़ा था पिछले चैप्टर में और उसका प्रूफ हम नहीं किए थे अब तक। तो चलिए आज उसी का प्रूफ करते हैं और ये तुरंत हो जाएगा, 5 से 10 मिनट में हो जाएगा। छोटा सा है प्रूफ, तो उसको करके ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग आगे एप्लीकेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो उसका प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पॉइंट चार्ज मानते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट चार्ज मान रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, एक स्फेरिकल सेल है, उसको उस चार्ज को उस स्फेरिकल सेल के अंदर रख दे रहे हैं। स्फेरिकल सेल का मतलब है कि एक फुटबॉल है, फुटबॉल के सेंटर में उस पॉइंट चार्ज को रख दे रहे हैं और चारों तरफ से वो चार्ज फुटबॉल से बंद है, ठीक है। तो यही, और जो सेल में ले रहा हूँ स्फेरिकल सेल, वो उसका जो रेडियस है वो आर है। सेल जो है अंदर से खोखला होता है, भरा हुआ नहीं होता। जैसे फुटबॉल अंदर से खाली होता है जिसमें हवा भरा जाता है, तो इसी तरह का ये सरफेस है, ठीक है। ये आप सर्कल इसको मत समझिएगा, ये चारों तरफ सरफेस है, क्योंकि ये मैं बोर्ड में 3D फिगर ड्रॉ नहीं कर सकता फुटबॉल जैसा, तो मैं यहाँ पे एक सर्कल की तरह से दिखा रहा हूँ। पर ये सर्कल नहीं, एक क्लोज सरफेस फुटबॉल की तरह है, 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस है, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सेल ड्यू टू चार्ज। हमें क्या करना है, सबसे पहले ना ये जो सेल में ले रहा हूँ इसके सरफेस पे कभी यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हमें पता है कि एक पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो ये आता है KQ/R²। आर क्या होता है, डिस्टेंस, और हम सेल के सरफेस पे निकाल रहे हैं, तो सरफेस और पॉइंट के बीच, पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस आर है, जो रेडियस है सरफेस का, ओके। तो ये हमारा डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा R², ओके। अब हमें क्या निकालना है, हमें प्रूव करना है गॉस थ्योरम। तो हमें निकालना होगा फ्लक्स। तो फ्लक्स कैसे निकलता है, तो फ्लक्स निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, जो नॉर्मल फॉर्मूला है, वो क्या होता है, वो होता है फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E क्लोज सरफेस के लिए। तो ये क्लोज सरफेस के लिए ऐसा होता है E.dA, और इसी को हम लिखते हैं ऐसे भी E/dA cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट को अगर मैं मैग्नीट्यूड में लिखता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ cos थीटा आता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, उसका वैल्यू ये आया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, अब मुझे क्या चाहिए, DA, एक छोटा सा एरिया। तो मैं क्या करता हूँ, इस सेल के सरफेस पे, यानी फुटबॉल के एक छोटा सा सरफेस, फुटबॉल का एक छोटा सा सरफेस ले रहा हूँ, ये एक छोटा सा मैं सरफेस ले रहा हूँ, ठीक है। और इसका जो एरिया है वो है DA, क्या है, DA। तो आप अगर देखोगे तो एक फुटबॉल का जो एरिया वेक्टर होता है, फुटबॉल ऐसे चारों तरफ से क्या आता है, घुमा हुआ रहता है। तो जहाँ भी आप उसका सरफेस लोगे उसका एरिया वेक्टर ऐसे बाहर निकल आता है। अगर आप ऐसे हैं तो ऐसे निकल रहता है, अगर ऐसे है तो इधर रहता है, अगर नीचे की तरफ ऐसे है तो नीचे की तरफ ऐसा रहता है। मतलब उसका हर एक पॉइंट पर उसका एरिया वेक्टर चेंज हो जाता है। तो खास करके मैं अभी यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, तो इस जगह पे, और याद रखिएगा जो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हमेशा होता है, ठीक है। तो इस एरिया, जो छोटा एरिया है, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इस पॉइंट के कारण, उसका भी जो डायरेक्शन है वो इधर ही होगा। यानी हम देख पा रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और जो स्मॉल एरिया है उसका एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हमारा थीटा क्या जाता है, 0 डिग्री। तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ना हम छोटा एरिया मान रहे हैं, तो इससे, इस जो पॉइंट चार्ज है, इससे जो फील्ड लाइंस निकलेगी चारों तरफ निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर इधर इधर, चारों तरफ फील्ड लाइंस निकलेगी। हम अभी किससे कैलकुलेट कर रहे हैं, इस छोटे वाले एरिया से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ से कितना फील्ड लाइंस गुजरेगी, तो जो
इस सरफेस से जो फील्ड लाइंस गुजरेगी उसको हम बोलेंगे फ्लक्स। और ये छोटे एरिया से गुजर रही है तो उसको हम बोलेंगे छोटा सा फ्लक्स। और छोटा सा फ्लक्स को कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं डी फाई, डी फाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया, फाई इक्वल टू ये होता है, तो छोटा सा फ्लक्स के लिए डी फाई। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्लोज सरफेस के लिए ई डॉट यानी इंटू डी ए कॉस थीटा। ओके, अब ये हुआ छोटा सा एरिया के लिए, इस एरिया के लिए। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, थीटा का वैल्यू लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे होगा डी फाई इक्वल टू ई हो गया इंटू डी ए और कॉस थीटा, यानी थीटा 0 है, यहाँ पे हमारा थीटा क्या है 0 डिग्री है, तो थीटा 0 है तो कॉस 0 हो जाएगा 1, यानी हो गया ई इंटू डी ए। ओके, अब छोटे से एरिया के लिए हमने फ्लक्स निकाल लिया। अब क्या करूँगा, ये छोटा छोटा इस तरह से पूरा सरफेस को जोड़ दूंगा। जैसे आपने देखा होगा फुटबॉल आपने देखा होगा, तो उसमें हेक्सागन शायद रहता है कि है हेक्सागन या पेंटागन टाइप का, मतलब हेक्सागन या पेंटागन टाइप का छोटे छोटे से आपको मिलेंगे एरिया जो सिले हुए रहते हैं आपस में। अगर आप फुटबॉल देखेंगे तो आपको पता होगा, मैं डाल दूंगा पिक्चर में, कि हेक्सागन टाइप का क्या होता है, या फिर आई थिंक मुझे याद नहीं रहा है हेक्सागन रहता है कि पेंटागन रहता है, आई थिंक हेक्सागन ही रहता है शायद, हाँ हेक्सागन ही रहता है। तो आपके छोटे छोटे हेक्सागन को सिल को मतलब पूरा सिल के क्या किया जाता है, पूरा सरफेस बनाया जाता है। तो आप एज्यूम कीजिए एक हेक्सागन को, आप एक हेक्सागन को एज्यूम कीजिए, वो आपका ये एरिया छोटा सा एरिया, तो पूरा एरिया को जोड़ देंगे, हर तरफ जोड़ेंगे, तो क्या होगा हमारा टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। मतलब अगर हम पूरा एरिया को जोड़ दें, पूरा एरिया निकाल दें, तो अब ये पूरा फील्ड लाइंस यहाँ से ऐसे 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 हर तरफ से पार होगा। अब पूरा का पूरा चार्ज जो है इस फुटबॉल के यानी सेल के अंदर है, तो सारा फील्ड लाइंस जो निकलेगा वो इसी से ये फुटबॉल यानी सेल के सरफेस से पास होगा, यानी इसका क्या हो जाएगा टोटल फ्लक्स हो जाएगा। तो हम टोटल फ्लक्स करने के लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये डी फाई यानी टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा बड़ा फाई, क्योंकि टोटल फ्लक्स निकाल रहा हूँ तो हमारा बड़ा फाई हो जाएगा। इसको ऐसे भी अब लिख सकते हैं ऐसे इंटीग्रेट करके, तो डी फाई का क्या होता है फाई, हमें पता है ना इंटीग्रेशन जो होता है डी एक्स का वो होता है एक्स, तो यहाँ पे डी फाई का हो जाएगा फाई। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस सरफेस पे सेम है, उस फुटबॉल के सरफेस पे हर जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिलेगा। क्यों मिलेगा, ये देखिए डिस्टेंस सेम है, रेडियस तो सेम रहेगा, हर तरफ से सेम रहेगा, तो ये सेम रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या जगह से, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ये सेम, और चार्ज हम बदल नहीं रहे हैं क्योंकि जो चार्ज है वही है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सरफेस पे हर जगह सेम आएगा, और हर जगह सेम आएगा इसका मतलब कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म को हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन से बाहर करते हैं, तो इसको हम इंटीग्रेशन से क्या कर दिए बाहर कर दिए, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। ओके, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखिए, ये है यहाँ पे लिखिए के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये डी ए का इंटीग्रेशन यानी ऐसे छोटे छोटे एरिया को जोड़ेंगे तो पूरा सरफेस एरिया बनेगा, फुटबॉल का चारों तरफ का जो एरिया होता है वो बनेगा। ठीक है, और हमें पता है कि एक स्फेयर है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर यानी रेडियस आर है। अब ये चीज़ ऐसे क्यों आता, देखिए हम सब ने क्लास 8, 9, 10 से आई थिंक हाँ 9, 10 से ही इस चीज़ को हम लोग रट के आए हैं कि एक सिलेंडर का जो सरफेस एरिया था कर्व सरफेस एरिया
2πr_l होता है। एक स्फेयर है, उसका जो सरफेस एरिया होता है वो 4πr² होता है। एक वॉल्यूम है, मतलब एक स्फेयर है, उसका वॉल्यूम 4/3πr³ होता है, 4/3πr³। तो ये सब हम रट के आए, लेकिन वो फॉर्मूला आता कहाँ से है, ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, ये चीज़ आप बीएससी में पढ़ोगे, वहाँ पे निकालना पड़ता है कि ये कैसे आ रहा है, और आप ये चीज़ सीखोगे, और वहीं पे आपको अलग अलग केस आएगा। जो अभी हम डेंसिटी लेते हैं ना, ये डेंसिटी रो, सिग्मा, लेम्डा, कांस्टेंट, वहाँ पे आपको ये वेरी करता है। मैंने बताया होगा एक किसी लेक्चर में, शायद अगर नहीं भी बताया होगा, तो यहाँ पे क्या आता है, वहाँ पे वेरी करता है। ये जो डेंसिटी है ना, वेरी करता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमें उतना दूर पे जाना नहीं है, तो हमें पता है कि इसका जो सरफेस एरिया होता है वो 4πr² होता है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, के का वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है। के का वैल्यू किसे लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है, phi = Q enclosed by ε0। यहाँ पे मुझे कहीं भी ε0 नहीं दिख रहा है, ठीक है। और हमें Q तो चाहिए, तो Q तो रहेगा, पर ये 4π नहीं चाहिए, R नहीं चाहिए, तो यहाँ ये सब कहाँ से हटेगा, तो ये हटेगा इस क्वांटिटी से। तो आप K का वैल्यू यहाँ पे लिखिए, उसके बाद देखिए क्या आता है इसमें। तो यहाँ पे क्या आएगा, phi = K का वैल्यू लिखेंगे, तो K का वैल्यू होता है 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr²। ओके, जो कटता है उसको आराम से काटिए, 4π से 4π, r² से r², ये कट गया। अब देखिए क्या बचा, phi = Q, और ये इनक्लोज है क्योंकि इसके अंदर बंद है, तो मैं इनक्लोज लिख सकता हूँ, ENC इनक्लोज्ड बाय, और ये नीचे बच गया ε0। यही है हमारा गॉस थ्योरम। तो ये हो गया प्रूफ, बस इतना ही था। तो जहाँ पे आप गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखे हैं उसी के नीचे इतना लिख दीजिएगा, तो ये हो गया प्रूफ। और अगर आपके एग्ज़ाम में आता है 2 मार्क्स या 3 मार्क का, तो आप स्टेटमेंट के साथ इसको कर दीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने ये समझ लिया होगा, एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी बताता हूँ, साथ साथ में आपको सिखाता भी हूँ कि आपको कैसे इसको इमेजिन करना है, ठीक है। तो इस छोटे से टॉपिक के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।